Hey, once again, welcome back to our YouTube study channel, Knowledge Temple Coaching Center in shortcut KTCC समस्तीपुर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन की इस कड़ी में पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो हम जनरली द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या कि जब आपके पास एक कंपाउंड हो जिसमें एक पार्ट पॉजिटिव दूसरा पार्ट नेगेटिव आयन हो, एक दूसरा कंपाउंड है जिसका पहला पार्ट पॉजिटिव दूसरा पार्ट नेगेटिव आयन हो, और ये जब रिएक्शन करेंगे तो अपना आयन जो है पॉजिटिव आयन वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। मतलब ए सी का स्थान ले लेगा और सी ए का स्थान लेगा, और एज अ रिज़ल्ट आपके पास आएगा तो ए इसका सी का स्थान लेके ए डी प्रोडक्ट बनाएगा, और सी जब उसका स्थान लेगा तो सी बी प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरह का नेचर अगर हम देखें यहाँ इस रिएक्शन में दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो पहला रिएक्शन हमारा ZnOC। सी क्या कर रहा है, इस जिंक को खुद हटा रहा है, सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दूसरे साइड से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो ये रिएक्शन ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल कार्बन ऑक्सीजन से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तीसरा देखें, जिंक सिर्फ हाइड्रोजन का डिस्प्लेस कर रहा है और खुद जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन को अलग कर रहा है। इस रिएक्शन में देखिए तो बैरियम जिंक का स्थान ले लिया है और जिंक बैरियम का स्थान लेकर जिंक क्लोराइड बना दिया है और बैरियम सल्फेट बना है यहाँ, तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ बना रहा है, एक्स्ट्रा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। तो जब भी हम देखते हैं कि ए और बी दोनों कंपाउंड मिलकर एक ही सिंगल कंपाउंड बनाए तो उसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन होगा, एडिशन रिएक्शन को हिंदी में योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी। धातु जिसे उसका ऑक्साइड सुरक्षित करता है, मतलब हमें एक ऐसे धातु का नाम बताना है जो उसके ऑक्साइड को क्या करता है, ऑक्साइड अगर उस पर चढ़ा तो वो उसको सुरक्षित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोहा जो आयरन है हमारे पास, उसको जब ऑक्सीजन में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर तैयार होती है जो फेरिक ऑक्साइड की होती है, Fe2O3 और H2SO उसका जंग का रस्ट का फार्मूला होता है। तो वो रस्ट क्या करता है, उस लोहे को धीरे धीरे ख़राब कर देता है, उसका लेयर बाय लेयर परत दर परत वो ख़राब होता चला जाता है। चांदी में भी देखा जाए तो जो हम उसे कुछ दिनों के लिए एयर में छोड़ दें या वाटर एयर के संपर्क में वो ज़्यादा आता है, और तो उस पर भी एक ब्लैक कलर का जनरली क्या होता है, लेयर चढ़ जाता है। सोने में भी, सोना पर भी क्या होता है, गोल्ड पे भी जो जंग लगती है वो उसको धीरे धीरे क्षय करती है। हालांकि गोल्ड पर जो होता है वो लंबे समय में ये जनरली जल्दी देखने को, उसका कॉरोजन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो एल्युमिनियम हमारा सब्सटेंस है, एल्युमिनियम को जब हम एयर में छोड़ते हैं, ऑक्सीजन में छोड़ते हैं, तो उसके ऊपर एक लेयर तैयार होती है जिसे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। और ये लेयर क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर उस एल्युमिनियम को फर्दर आगे होने वाले ऑक्सीडेशन से, आगे लगने वाले जंग से उस नीचे बचे हुए एल्युमिनियम की सुरक्षा कर देता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा एल्युमिनियम। और इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से एल्युमिनियम का वायर हम यूज़ करते हैं पोल पर। देखें होंगे हम लोग कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है हमारे यहाँ, वो पोल पर देखते हैं जनरली हम किसका यूज़ वायर करते हैं, तो एल्युमिनियम का वायर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिंक सिल्वर, कॉपर और आयरन को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देती है। क्योंकि ये क्वेश्चन है कि ये हमारे पास जिंक है, मान लीजिए ये जिंक है, और ये जिंक क्या करता है, इस कॉपर, सिल्वर और आयरन के साल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को, सिल्वर को, आयरन को डिस्प्लेस करता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि ये यदि जिंक है तो कॉपर का ही लिया, तो कॉपर सल्फेट वो उसका लवण का विलयन है, तो जिंक इसके कॉपर को यहाँ से हटा देता है इसके सॉल्यूशन से। अब ये जिंक है
ये सिल्वर क्लोराइड मान लिया, एक दूसरा साल्ट का सॉल्यूशन, सिल्वर का साल्ट सॉल्यूशन लिया, तो जिंक इस सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड से हटा देता है। फिर ये जिंक है, ये आयरन मान के चला FeSO4, ये जिंक इस आयरन सल्फेट से, फेरस सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है यदि कॉपर, सिल्वर और आयरन से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ही, मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा पहला ऑप्शन है जिंक इन तीनों से अधिक क्रियाशील है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमें बना के प्रोडक्ट देते हैं कॉपर और वाटर। इस अभिक्रिया में कौन सी अपचायक है? अपचायक का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है वह ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन को हटाने या हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करेगा, है ना। और इसी के ठीक विपरीत होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को जोड़ने या हाइड्रोजन को हटाने का काम करेगा, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में चूंकि हमसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो हम दो बातों का ख्याल रखेंगे। हम ये देखेंगे कि कहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ध्यान रहे कि जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को खोजना होता है तो हम रिएक्टेंट से ही खोजेंगे, प्रोडक्ट से कभी नहीं खोजेंगे। रिएक्टेंट से ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का डिसीजन लेना है। मतलब कि यहाँ अगर देखें तो रिएक्टेंट हमारे पास दो है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो हमें कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से ही डिसीजन लेना होगा कि कौन मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली देखिए कि इसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और तब बनाया है प्रोडक्ट H2O, और तब हमें कॉपर मिला है। तो मतलब कॉपर ऑक्साइड से ही कॉपर क्या हो चुका है? हट चुका है। और दूसरा देखिए तो हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन जुड़ा या हाइड्रोजन खुद जुड़ा, उसमें खुद जाके जुड़ा, तो हाइड्रोजन का जुड़ना यहाँ हुआ, है ना, जुड़ना हुआ। तो ऐसा काम कौन कर पाया? ऑक्सीजन को हटाने का काम कौन किया? तो हाइड्रोजन किया। तो हमारा आंसर कौन होगा? हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने का काम किया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा Fe2O3 और 2Al, ये Al होगा यहाँ पर, और ये जब रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या बना के दे रहे हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन प्रोडक्ट बनता है आपके पास। पूछा जा रहा है कि इनमें से किनका अपचयन हुआ है। मतलब यहाँ फिर से पूछा है कि कौन सी सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुई है, किनका रिडक्शन हुआ है। तो फिर वही बात, हमें रिएक्टेंट से ही पकड़ना होगा कि किन से ऑक्सीजन हटा है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड से ही ऑक्सीजन हटा है और क्या बन गया है? आयरन बन गया है। तो आयरन ऑक्साइड ही जो हमारे पास है वो रिड्यूस्ड हुआ है। हमारा सही ऑप्शन होगा Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो आप देखिए कि लेड नाइट्रेट में लेड की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी, लेड की वैलेंसी 2 होती है। लेड की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। और जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाएगी, मतलब क्रॉस होता है दोनों का वैलेंसी। तो इस हिसाब से देखें तो Pb1 NO3 का होल 2, तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? जनरली एक इसका सिंपल डेफिनेशन होती है हमारे पास कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जनरली जो होता है ऑक्सीजन का हटना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन लॉस गेन थ्योरी पर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शन।
तो वहाँ अगर इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन थ्योरी से देखा जाए तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की हानि, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग दिया है। हाइड्रोजन का संयोग मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन का हटना भी अवकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब कहा जाता है क्या कि जिस रिएक्शन में रिएक्शन के बाद हमें हीट एनर्जी मिले, हमें दूसरी एनर्जी मिले रिएक्शन के एज अ रिजल्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है उसे। तो हम पहले ऑप्शन में ही देखें कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी हमें मिला, तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर Na2 यहाँ माइनस होगा, बीच में माइनस उष्मा होगी, मतलब माइनस उष्मा अगर प्रोडक्ट में अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब रिएक्टेंट में हमने हिट दिया, ये हिट हमने प्रोवाइड किया, तब जाके ये रिएक्शन हुआ। जैसे CaCO3, इसमें भी देखिए माइनस यहाँ लिखा हुआ है पहले से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, ना कि मुझे मिला, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 और HCl जब ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीज क्लोराइड 2H2 और क्लोरीन मिल रहा है। यह कैसी अभिक्रिया होगी? देखिए सबसे पहला पूछा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्रिया है, तो पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया देखा जाए तो हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे तो कम्बिनेशन रिएक्शन को कहा जाता है। कम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है कि A और B, जैसे कोई दो सब्सटेंस है A और B और दोनों जुड़ गया तो AB एक प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। जहाँ पर देखिए कि दो सब्सटेंस हैं, लेकिन दो सब्सटेंस तो हैं लेकिन दोनों जुड़कर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे है क्या, वियोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है वियोजन। इसमें क्या होता है, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया में। तो इसमें क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस होगा वो टूटेगा और डिफरेंट सब्सटेंस बनाएगा, BC दो सब्सटेंस बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो देखा जाए तो रिएक्टेंट में तो मोर देन वन रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट पे तो काम बनेगी नहीं। नेक्स्ट है आपका, अगर डी ऑप्शन देखें तो विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या आ जाता है, जैसे A है और ये BC, अगर A जो होगा B से अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो A इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से हटाएगा और AC बनाएगा और ये B प्रोडक्ट के रूप में आएगा। कुछ यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह मैग्नीज हाइड्रोजन को हटा रहा है और हाइड्रोजन मैग्नीज को हटा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर तो चौथा ऑप्शन, अगर C ऑप्शन देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसलिए क्योंकि अभी जस्ट पढ़े कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन होता है उसमें एक लॉस गेन थ्योरी भी होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन थ्योरी होती है। अब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस अगर होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो इस अभिक्रिया में दोनों चीज़ें होती हैं, लॉस गेन दोनों होती है। यहाँ मैग्नीज और जो रिएक्शन होती है जनरली लॉस गेन दोनों होती है। इस कारण से आप कह सकते हैं ये कैसा अभिक्रिया होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। पहले आप इस अभिक्रिया को देखें और इससे कुछ कथन पहले से दिए गए हैं, हमें इन कथन को ऑब्जर्वेशन करना है, जो कथन सही होगा उसके हिसाब से हमें क्या करना है, ऑप्शंस देने हैं। अब यहाँ पे क्या है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पहला जो ऑप्शन है सीसा अपचयित होता है। देखिए यहाँ पर कि लेड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही है, मतलब लेड कार्बन के द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है और वहाँ पे खुद बैठ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और इस लेड को अलग कर दे रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन हमें यहाँ बताना है अपचयन और उपचयित से, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पकड़ना है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है वो पकड़ना है। सीसा अपचयित हो रहे हैं तो सीसा तो पहले तो ये देख लीजिए क्या है, ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट हमें नहीं पकड़ना है। सीसा अपचयित नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन अगर देखे जाए तो मेरे हिसाब से गलत है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी स्टेटमेंट हम नहीं देख सकते हैं। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा,
सही होगा। कार्बन में जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उपचयित मतलब ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड से देखिए ऑक्सीजन हट रहा है, तो आपका ये जो ऑप्शन होगा डी, डी, सी और डी, सी और डी ही आपका क्या है, सही ऑप्शन है। तो भैया सी डी, ये तो ऑप्शन दिया ही नहीं है इसमें, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है। यहाँ पर सी है तो ये डी होना चाहिए था, डी और सी, तो उस हिसाब से देखें तो ये इसका ऑप्शन 2 सही होगा, क्योंकि जो मुझे ऑप्शन में मिल रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, यस कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डिसीजन हम हमेशा रिएक्टेंट से लेते हैं, इसका ख्याल हमेशा हमें रखना है। तो सीसा और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों का दोनों हमारा क्या है, प्रोडक्ट के रूप में, तो हम यहाँ से तो डिसाइड नहीं कर सकते, हम हमेशा कार्बन और लेड ऑक्साइड पे ही दिमाग लगाएंगे। कार्बन हमारा उपचयित हो रहा है, मतलब इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यस ऑब्वियसली कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑब्वियसली यहाँ आप देख रहे हैं कि तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, सी और डी ही करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो मेरे हिसाब से ये सी तो है, लेकिन यहाँ पर ये डी मेरे हिसाब से होना चाहिए था, ए मिस्टेक से लिखा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो मैग्नीशियम के वायु में दहन से होता है, मैग्नीशियम कह रहा है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और पूछ रहा है यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हुआ है हमारे पास। सिंपली इस रिएक्शन को अगर देखें तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से जाके क्या हो गया, जुड़ गया, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे क्या हुआ है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। अब कह रहा है फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। ध्यान दीजिए कि आयरन की वैलेंसी 2 होती है, एक होती है 2 और दूसरी होती है वैलेंसी 2। आयरन के पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो वेरिएबल वैलेंसी के हिसाब से अगर यहाँ देखिए फेरिक है तो फेरिक के लिए आयरन की वैलेंसी 3 हो जाती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो अब जब भी फार्मूला लिखते हैं तो इसकी वैलेंसी इसके ऊपर और इसकी वैलेंसी इसके ऊपर, तो Fe2O3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए आप ABCD पर क्या देंगे, ABCD पर क्या देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ 2 डालें हम, तो 2 डालने पर A, यहाँ पर A की जगह पर क्या डालें, हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे इसे। A की जगह पे 2 डालने के लिए बोला गया है, B की जगह पे 4 पहला ऑप्शन है, फिर C की जगह पर 1। अगर यहाँ देखें तो A की जगह पे 2 डालने से 2 आयरन इधर हो गया, और C की जगह पे 1 डालने पर यहाँ पे 3 एकाएँ 3, मतलब 3 1 जा 3, 3 आयरन हो गए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चले, 4, A की जगह पे 4, B की जगह पे 1, C की जगह पे भी 4, देखा जाए तो 4 आयरन और 4 3 जा 12, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ये भी मेरा सही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है A की जगह पर 3, B की जगह पर 4, C की जगह पे 1 और D की जगह पर 4। अब देखिए 3 यहाँ पे आयरन है, आयरन 3 और आयरन 3, ये अभी सही जा रहा है। फिर आते हैं हाइड्रोजन, देखिए कि 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन 8। और यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन इधर भी 4 दूना 8 है, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, देखिए तो यहाँ पे 4, यहाँ 4 1 4 है, इधर रिएक्टेंट में 4 है और इधर है ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 एकाएँ 4 है। तो मेरा सही ऑप्शन कौन होगा, सी होगा, क्योंकि सी रखने पे ये सभी बैलेंस हो जा रहे हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया देखिए इसमें पूछ रहा है कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैसा है, ये एक एसिड है और ये क्या है, एक बेस है। जब भी एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और इस रिएक्शन को कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हिंदी में कहा जाता है उदासीकरण अभिक्रिया। तो देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, बी ऑप्शन होगा। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, बुझे हुए चूने का मतलब
हमारे पास जो चूना हम खाते हैं, जो हम खैनी या फिर ये सब जो लोग खाते हैं चूना, या फिर पेंट करने में, हम घर के दीवारों को पेंट करने में इस्तेमाल करते हैं, उसका सूत्र आपसे पूछा गया है। तो उसका सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि खाद्य सामग्री को विकृत गंधक से बचाने के लिए जो भी हमारे पास जो हम लोग खाद्य सामग्री, जैसे हम लोग लेज खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उसके बीच में देखते होंगे उसके पॉलीथीन में, पैकेट पे क्या होता है, अंदर में कुछ गैस भरे होते हैं, जिस कारण से देखते हैं ना हवा पूरा भरा रहता है उसमें। तो उसमें कौन सी गैस जनरली भरी जाती है? तो ध्यान दीजिए कि उन्हें ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उनको हम लोग जनरली इसमें क्या रखते हैं? नाइट्रोजन गैस रखा जाता है। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकल विस्थापन अभिक्रिया है? ध्यान दीजिएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट वही हो सकता है जिसमें एक पावरफुल रिएक्टिव एलिमेंट की लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन ही गौर से देखिए कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग अलग कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि Fe और Cl दोनों जुड़ जा रहा है और फिर आयरन क्लोराइड बना दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि ये दोनों जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ भी देखिए दोनों जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। बाकी सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बस एक इसको छोड़कर जिंक कॉपर को यहाँ डिस्प्लेस कर रहा है और जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है। हमारा सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपी अभिक्रिया है? अवक्षेपी अभिक्रिया है। तो अवक्षेपी अभिक्रिया उसको कहा जाता है, इंग्लिश में अवक्षेप को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। प्रेसिपिटेट कहा जाता है। मतलब क्या कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे चुपचाप जाके बॉटम में बैठ जाएंगे, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ क्या है कि NaOH NaCl बिना ये साल्ट सॉल्यूशन के रूप में मिलता है, ये प्रेसिपिटेट नहीं है। यहाँ देखिएगा सिल्वर क्लोराइड और NaNO3, ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, ये नीचे बॉटम में जाके बैठ जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 19 का C होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, लौह धातु के लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? लौह धातु के लेपन में, तो ध्यान दीजिएगा कि एक प्रोसेस होती है लौह धातु के लेपन में, गैल्वेनीकरण हिंदी में उसको कहा जाता है। इस गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक का लेयर क्या करते हैं? लोहे धातु पर डिपॉजिट करते हैं, आयरन पर डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ऊष्माशोषी है? ऊष्माशोषी मतलब कौन सा रिएक्शन जिसको रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ता है, देना पड़ता है, तब जाके वो अभिक्रिया होती है। और यहाँ देखिए सभी क्वेश्चन में प्रोडक्ट में क्या किया गया है? उष्मा माइनस उष्मा लिखा गया। इसका मतलब हम इसे हीट एनर्जी दिए, इसको भी दिए, इसको भी दिए, इसको भी दिए। तो हमारा सही ऑप्शन कौन होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक एलिमेंट दूसरे को हटाया होगा। देखिए यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट अकेला है, ये टूटकर 2 कंपाउंड बना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ देखिए तीसरे ऑप्शन में जिंक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और खुद यहाँ पर बैठा हुआ है ना। तो इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। तो ये सही ऑप्शन क्या होगा? आपका C होगा। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन का पाचन है। शरीर में जो भोजन हम करते हैं वो हमारा जो पचता है वो कैसी अभिक्रिया है? ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ हम बड़े बड़े कंपाउंड्स को खाते हैं, हम खाते हैं जब खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट्स रहता है, तो वो एमिनो एसिड में टूट जाता है, छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाता है। शुगर है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो छोटे छोटे चीज़ों में टूटता है, एक बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में टूटता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? वियोजन या अवघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ जब अभिक्रिया कराया जा रहा है तो ये कैसा अभिक्रिया है? तो ध्यान दीजिएगा कि एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है और ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके खुद यहाँ बैठा है और फिर आयरन को अलग कर दिया है। ये कैसा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। विस्थापन अभिक्रिया को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, संतुलित नहीं है पूछा गया है। हमें ये देखना है कि जिंक, यहाँ आप समय देखेंगे दोनों तरफ एटम की संख्या सेम होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे जिंक देखिए 1 है, इधर भी जिंक 1 है,
हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, क्लोरीन इधर 2 इकाई 2 है, क्लोरीन इधर भी 2 है, तो ये तो संतुलित है। मैं अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे देखें, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ये भी संतुलित है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, जब वाटर से रिएक्शन कराया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन यहाँ देखिए 1 और 1 2, ऑक्सीजन देखिए यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, तो ये भी संतुलित है। अब यहाँ पे देखिए कि आयरन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, तो असंतुलित हो गया ये आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है कि फेरस आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है और कॉपर को वहाँ से हटा दे रहा है और डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से ये एग्जाम्पल किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि आयरन इसको हटाया और खुद उसका जगह ले लिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ये हो गई। Thanks for watching.